हाँ नहीं तो कहाँ है सफदर घर आया डॉक्टर महेंद्र के पास सुपर लेबॉर्ट्री में है। विजय ने कहा, डॉक्टर महेंद्र क्या मतलब? कौन है ये डॉक्टर महेंद्र? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, काफिस्तान का एक टॉप साइंसदान। विजय ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे चीफ ने फार्मूला उसे क्यों दिया है? सफदर ने पूछा, डॉक्टर महेंद्र काफिस्तान के चोटी के साइंसदान हैं और मैं उन्हें हर किस्म के कोड्स डिकोड करने का एक्सपर्ट भी माना जाता है। टॉप जीरो फार्मूले की फाइल कोड में है, जिसे चीफ ने डिकोड करने के लिए डॉक्टर महेंद्र को भेज दिया ताकि वो उसे डिकोड भी कर सकें और फार्मूले पर काम भी कर सकें। विजय ने कहा, हाँ कहाँ है सुपर लिबॉर्ट्री? सफदर ने उसीले लहजे में कहा, टॉप सीक्रेट लिबॉर्ट्री है, उसका पता मुझे कैसे हो सकता है? विजय ने मुंह बनाकर कहा, तो कैसे पता मालूम है, बोलो। सफदर ने उसीले लहजे में कहा, चीफ को सिवाय चीफ के कोई नहीं जानता कि सुपर लिबॉर्ट्री कहाँ है, या फिर उस लिबॉर्ट्री के बारे में आला हकाम ही जानते हैं। शंकर ने कहा, हाँ तुम्हारे चीफ का क्या नाम है? सफदर ने चंद लम्हे उसे घूरने के बाद डराते हुए कहा। उसने विजय के चेहरे और उसकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। चीफ का नाम घनश्याम है, घनश्याम दास। विजय ने कहा, क्या वो यही है इसी जजीरे पर? सफदर ने पूछा, चीफ का कुछ पता नहीं होता कि वो कब कहाँ होता है। हो सकता है कि वो यहीं हो या फिर वापस चला गया हो। विजय ने कहा, चीफ से राब्ते का जरिया? सफदर ने पूछा। हाँ है जरिया, मैं चीफ से सेलफोन और ट्रांसमीटर पर बात कर सकता हूँ। विजय ने कहा, ठीक है, उससे सेलफोन पर बात करो और पूछो वो कहाँ है। सफदर ने कहा तो विजय ने असबात में सर हिलाया और फिर उसने जेब से सेलफोन निकाला और उस पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा और फिर उसने सेलफोन कान से लगा लिया। फ़ोन का लाउडर ऑन करो, सफदर ने गरा कर कहा। तो विजय ने सेलफोन कान से हटाकर उसका लाउडर ऑन कर लिया। यस, राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से गराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। विजय बोल रहा हूँ चीफ। विजय ने महसूस लहजे में कहा, बोलो क्यों फ़ोन किया है? चीफ की आवाज़ सुनाई दी। आप इस वक्त किधर हैं, जजीरे पर या कहीं और? विजय ने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैं जजीरे पर ही था, लेकिन अब मैं दारुल हुकूमत जा रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खसूसी तौर पर बुलाया है। चीफ ने जवाब दिया, अपने चीफ से कहो कि फौरी तौर पर वापस आ जाए, वरना ब्लैक लार्क तबाह कर दिया जाएगा। सफदर ने गिरा कर कहा, क्या क्या मतलब? ये किसकी आवाज़ थी? चीफ की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी, सॉरी चीफ, ब्लैक लार्क खतरे में है। विजय ने होंठ चिबाते हुए कहा, खतरे में है? क्या मतलब? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? चीफ ने गरजदार लहजे में कहा। यस चीफ, विजय ने कहा और फिर उसने सारी तफसील बता दी। ओह, तो क्या वो चारों तुम्हारे साथ हैं? चीफ ने तफसील सुनकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। यस चीफ, सामने खड़े हैं और आपकी बातें सेलफोन के लाउडर से सुन रहे हैं। विजय ने जवाब देते हुए कहा, क्या डिमांड है तुम्हारी, बोलो? चीफ ने उनसे मुहातिब होने वाले अंदाज में कहा। सबसे पहले तुम वापस हेडक्वार्टर पहुंचो। अगर तुम 10 मिनट में यहाँ वापस ना आए तो फिर हम उस जजीरे को उड़ा देंगे। सफदर ने आगे बढ़कर विजय से सेलफोन छीन कर इंतहाई सर्द लहजे में कहा, उड़ा दोगे? लेकिन तुम भी तो इसी जजीरे पर हो। क्या तुम अपनी मौत आप मरना चाहते हो? चीफ की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, हम जहाँ भी जाते हैं अपनी मौत साथ लेकर जाते हैं, इसलिए तुम हमारी फिक्र ना करो। तुम्हें हमने जो 10 मिनट दिए हैं उसके बारे में सोचो। अगर इन 10 मिनटों में तुम वापस ना आए तो फिर मैं तुम्हें ये जजीरा समंदर बुर्द होता दिखाई देगा, वो भी राख की सूरत में। गुड बाय, सफदर ने कहा और साथ ही उस चीफ का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। ये तुमने क्या किया है? राब्ता क्यों ख़त्म कर दिया है? विजय ने उसे राब्ता ख़त्म करते देख कर कहा, हम फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते। सफदर ने मुंह बनाकर कहा और सेलफोन पूरी कुव्वत से दीवार पर खींच मारा। सेलफोन दीवार से टकरा कर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। चीफ के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। वो इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि ब्लैक लार्क तबाह होता है या नहीं। वो कभी वापस नहीं आएगा। शंकर ने परेशानी के आलम में चीखते हुए कहा, नहीं आएगा तो फिर यहाँ मौजूद जितने भी अफराद हलाक होंगे उन सब का खून उसकी गर्दन पर होगा, सिर्फ उसकी गर्दन पर। तनवीर ने फनकार कर कहा तो विजय और शंकर उन्हें बेबसी से घूरने लगे। जूलिया की तारीख जहन पर अचानक रोशनी के नुक्ते नमूदार होना शुरू हो गए, जैसे अंधेरे में बार बार जुगनू चमकते हैं। फिर ये रोशनी फैलती चली गई और चंद लम्हों बाद जूलिया की आंखें खुल गईं, लेकिन कुछ देर तक उसके जहन पर दबाव रहा। फिर उसका शाऊर जाग उठा। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने जिस्म को एक कुर्सी पर राज में जकड़े हुए देखा तो वो चौंक पड़ी। उसने सर उठाया तो सामने मकरान को खड़े पाया, जिसके हाथों में जार था। वो उसके सर पर जार उलटकर पांगस डालना चाहता था। एक लम्हे में जूलिया के दिमाग में कूदा सा लिपकर उसके जहन में सारी बात आ गई। उसके जिस्म पर पानी डाला गया, जिससे कुर्सी में अर्थ आ गया।
और उसे झटका लगा। उसने बेइख्तियार झरझरी सी ली। जैसे ही उसने झरझरी ली, उसे एक बार फिर हल्का सा शाक लगा और उसके साथ ही कटाक कटाक की आवाज़ों के साथ कुर्सी के राड्स खुलते चले गए। कुर्सी के राड्स खुलते देखकर मकरान के हाथ वहीं जहाँ थे वहीं रुक गए और उसी लम्हे जूलिया ने पूरी कुव्वत से टांग मकरान के सीने पर मारी। मकरान जो हैरत से उसकी तरफ देख रहा था, जूलिया की लात की ज़रब खाते ही उछला और चीखता हुआ पीछे खड़ी मादाम शीतल से टकराया। उसके हाथों से जार छूटकर पीछे गिरा और टूटकर बिखरता चला गया। जार के टूटते ही उसमें मौजूद सुरख रंग के केंचुए निकलकर जमीन पर फैल गए। मकरान और मादाम शीतल आपस में टकरा कर नीचे गिर गए और उनके करीब एक मशीन गन बरदार खड़ा था। वो खुद को उनकी टक्कर से बचाने के लिए तेजी से साइड पर हो गया। उसी लम्हे जूलिया ने कुर्सी से उठकर उसी मशीन गन बरदार की तरफ छलांग लगा दी जो मकरान और मादाम शीतल की टक्कर से बचने के लिए साइड पर हो गया था। जूलिया पूरी कुव्वत से मशीन गन बरदार से टकराई और उससे मशीन गन छीनकर फर्श पर गिरती चली गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, जूलिया ने खुद को संभाला और फिर उसने लेटे लेटे ही कमर के बल खुद को किसी लट्टू की तरह घुमाया और साथ ही मशीन गन का ट्रैगर दबा दिया। कमरा यकलह तड़तड़ाहटों की महसूस आवाज़ों और बेशुमार इंसानी चीखों से गूंज उठा। साइडों पर खड़े मुसल्लिह अफराद को जैसे कुछ सोचने और समझने का मौका ही ना मिला। वो तो इस सारी सिचुएशन में गंग से होकर रह गए थे। जूलिया ने लट्टू की तरह घूमते हुए उन सब पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो सब अपनी अपनी जगहों पर गिरकर चंद लम्हे तड़पने के बाद हलाक हो गए। जैसे ही वो हलाक हुए, जूलिया ने मादाम शीतल के करीब मौजूद दूसरे मशीन गन बरदारों को भी गोलियों से छलनी कर दिया। ये देखकर मकरान ने बौखला कर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन जूलिया फौरी तौर पर उसकी तरफ घूमी और उसने मकरान पर फायरिंग कर दी। तड़तड़ाहट हुई और मकरान की कमर गोलियों से छलनी हो गई। वो चीखता हुआ हवा में उछला और मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसकी कमर पर इतनी गोलियां लगी कि उसे तड़पने का मौका भी ना मिला और वो साकत हो गया। खबरदार, अपनी जगह पर साकत रहो वरना। जूलिया ने मादाम शीतल की तरफ देखते हुए कड़क कर कहा, जो उठने की बजाय लेटे लेटे दरवाजे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही थी। जूलिया की कड़कदार आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ इंतहाई खौफ के तासुरात भी नुमायां हो गए। उससे कुछ फासले पर ज़मीन पर सुरख रंग की बदहियत सुरख केंचुए रेंग रहे थे। जूलिया फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। चलो अब तुम भी उठकर खड़ी हो जाओ फ़ौरन, जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। तो मादाम शीतल फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। जैसे उसे खदशा हो कि उसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो जूलिया उस पर फायरिंग ये कैसे हो गया? तुम राज वाली कुर्सी से कैसे आज़ाद होगी? मादाम शीतल ने उसकी तरफ देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी गलती है, जूलिया ने कहा। मेरी गलती से क्या मतलब? मादाम शीतल ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे कहने पर मैं ही मकरान ने मुझ पर पानी डाला। पानी मेरे जिस्म के साथ पूरी कुर्सी पर फैल गया। चूँकि राज वाली कुर्सियाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ काम करती हैं और उनके वायर्स कुर्सी के नीचे होते हैं, इसलिए पानी उन वायर्स पर भी पड़ गया, जिससे कुर्सी का मैकेनिकल सिस्टम खुद ब खुद रीसेट हो गया। उससे मुझे भी शाक लगा और मैं वक्ती तौर पर बेहोश हो गई थी, लेकिन जल्द ही मुझे होश आ गया। कुर्सी में मुझे बदस्तूर इर्ताश महसूस हो रहा था। मैंने जैसे ही झरझरी ली, उसी लम्हे कुर्सी का सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके नतीजे में राज खुल गए। जूलिया ने कहा। तो मादाम शीतल एक तवील सांस लेकर रह गई। ये वाकई मेरी गलती थी, लेकिन तुम इस कदर तेज़ और फुर्तीली साबित हो गई उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुमने जिस तेज़ी से यहाँ मौजूद मेरे साथियों पर हमला करके उन्हें हलाक किया है, ये मेरे लिए वाकई हैरानकुन है। मादाम शीतल ने कहा। उसने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। तुमने मुझे जिस आज़ाब से दो चार करने का सोचा था, क्या मैं तुम्हें उसी आज़ाब से दो चार करूं? जूलिया ने फर्श पर रेंगते सुरख कैंचों की तरफ देखते हुए कहा। तुम क्या समझती हो कि तुमने मेरे तमाम साथियों को हलाक कर दिया तो मैं तुम्हारे सामने बेबस हो गई हूँ? मादाम शीतल ने जूलिया की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गोलियों से छलनी कर सकती हूँ, जूलिया ने कहा। तो कर दो, सोच क्या रही हो? मादाम शीतल ने कहा। और फिर उससे पहले कि जूलिया कुछ समझती, मादाम शीतल यकलहत हरकत में आई और उसने जूलिया के हाथों में मौजूद मशीन गन की परवाह न करते हुए पूरी कुव्वत से उस पर छलांग लगा दी। वो यकलहत किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उड़ती हुई जूलिया से आ टकराई। उसने जूलिया के करीब आते उसकी हाथों पर टांग मारी और जूलिया के हाथों से मशीन गन निकलकर दूर जा गिरी। मादाम शीतल ने उछलकर दोबारा जूलिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जूलिया फ़ौरन पीछे हटी और उसने मादाम शीतल को दोनों हाथों से इस अंदाज में उछाल दिया कि वो किसी गेंद की तरह उड़ती हुई उकब में मौजूद दीवार से टकराई और फिर धब से नीचे गिर गई। जूलिया तेजी से मादाम शीतल की तरफ बढ़ी और उसने उछलकर मादाम शीतल पर छलांग लगाई, लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया चीखती हुई पुष्ट के बल फर्श पर जा गिरी, क्योंकि मादाम शीतल ने इस बार बिजली की सी तेजी से उछलकर जूलिया पर हमला कर दिया, जिस तरह खुलता हुआ स्टीम उछलता है। दोनों एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिरी, लेकिन गिरते ही मादाम शीतल बिजली की सी तेजी से उठी और उसने पूरी कुव्वत से लात जूलिया के चेहरे पर मार दी।
जूलिया के हलक से बेएहतियात हल्की सी चीख निकली, लेकिन जूलिया ने पलक झपकने में अपने चेहरे पर होने वाले हमले का बदला इस अंदाज में लिया कि मादाम शीतल, जिसने उठते हुए जूलिया के चेहरे पर लात मार दी थी, अभी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी कि उसी लम्हे जूलिया ने बिजली की सी तेजी से दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़ी और उसके साथ ही उल्टी कलाबाजी खाकर वो ना सिर्फ खुद खड़ी हो जाने में कामयाब हो गई, बल्कि मादाम शीतल को भी उसने मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया था। मादाम शीतल की टांग हाथों में पकड़े जूलिया ने कलाबाजी खाई तो मादाम शीतल चीखती हुई ना सिर्फ मुंह के बल नीचे गिरी, बल्कि उसका जिस्म बुरी तरह तोड़-मुड़ गया। जबकि जूलिया ने पूरी कुव्वत से उसके टांग को पकड़कर ऊपर की तरफ उठा रखा था, जबकि मादाम शीतल का जिस्म यकलौत इस तरह तोड़-मुड़ गया कि उसके हलक से बेएहतियात चीखें निकलने लगीं। लेकिन उसने करीब आती हुई जूलिया की टांग पर जोरदार पिंच मारकर उसे नीचे गिराया और खुद तेजी से उछलकर खड़ी हो गई। उधर जूलिया जैसे ही चीखती हुई नीचे गिरी तो मादाम शीतल ने यकलौत कलाबाजी खाई और वो तेजी से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जूलिया को न सिर्फ संभलने का बल्कि उस पर बैक वक्त हमला करने का मौका भी न मिल सका। चुनांचे उसने नीचे गिरकर तेजी से उठने की कोशिश करती हुई मादाम शीतल के चेहरे पर जूतों की ज़रबें पूरी कुव्वत से लगाईं और वो खुद कलाबाजी खाकर इसके पीछे जा खड़ी हुई। लेकिन उससे पहले कि जूलिया दोबारा उस पर हमला करती, उसी लम्हे मादाम शीतल तेजी से जूलिया के करीब आई, एक पड़ी हुई गन पर झपटी और उसने मशीन गन उठाकर यकलह जूलिया पर फायरिंग कर दी। गोलियां जूलिया के करीब से गुजरती चली गईं। यस, बस अब रुक जाओ वरना, मादाम शीतल ने सर्द लहजे में कहा और जूलिया एक तवील सांस लेकर रह गई। थक गई हो या मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है जो मशीन गन उठाकर मेरे सामने खड़ी हो गई हो? जूलिया ने उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। तुम खतरनाक फाइटर हो, मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि मैं तुमसे ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकूंगी, इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म, मादाम शीतल ने घबराते हुए कहा और उसने मशीन गन के ट्रैगर पर दबाव डाला। इससे पहले कि वो मशीन गन का ट्रैगर दबाती उस लम्हे कमरे का दरवाज़ा खोला और 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के हाथों में मशीन पिस्टल से दरवाज़ा खुलते देखकर जूलिया और मादाम शीतल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उस लम्हे कमरे में दाखिल होने वाले अफराद ने जैसे सारा मामला एक नज़र में भांप लिया। एक नौजवान ने मशीन पिस्टल का ट्रैगर दबाया, फायर हुआ और मादाम शीतल के हाथों से मशीन गन निकलती चली गई। ये तुम क्या कर रहे हो? नॉनसेंस, तुमने मुझ पर फायर क्यों किया? अगर मैं ऐसा ना करता तो आप उसे गोली मार देती, नौजवान ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ, मैं उसे गोली ही मारने वाली थी क्योंकि उसने इन सबको और मकरान को भी हलाक कर दिया। अगर मैं उसे हलाक ना करूँ तो ये मुझे हलाक कर देगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रोहित, तुम्हें तो पाकिस्तानी एजेंट अगवा करके ले गए हैं। विक्रम, क्या तुमने रोहित को तलाश किया है? मादाम शीतल ने पहले तेज तेज बोलते हुए कहा, फिर वो अचानक चौंक पड़ी। आपसे किसने कहा कि मुझे पाकिस्तानी एजेंटों ने अगवा किया है? रोहित नामी नौजवान ने कहा। ओह सॉरी मादाम, मैं भी आपका साथी विक्रम नहीं हूँ, दूसरे नौजवान ने कहा। जूलिया उन्हें आपस में बातें देखकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रही थी ताकि वो कोई मशीन गन उठाकर मौका का फ़ायदा उठा सके। क्या मतलब तुम विक्रम नहीं? नहीं, ना तो ये विक्रम है और ना ही मैं रोहित, विक्रम नामी शख्स ने मुस्कुराकर बदली हुई आवाज़ में कहा। तो ये आवाज़ सुनकर ना सिर्फ मादाम शीतल बल्कि जूलिया भी चौंक पड़ी, आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देखने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो? नॉनसेंस, तुम दोनों रोहित और विक्रम नहीं हो तो कौन हो? मुझे अक्सर को अली इमरान MSc DSc अक्सन कहते हैं, विक्रम ने कहा। तो उसका नाम सुनकर मादाम शीतल तो जैसे गेंग सी होकर रह गई, जबकि जूलिया का चेहरा मुसरत से खिल उठा। तो तुम यहाँ पहुँच ही गए, जूलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा और तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ी, जबकि मादाम शीतल आंखें फाड़े रह गई। क्या करता, तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे जाने को दिल ही नहीं करता, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। तो जूलिया ने बेएहतियात हंस पड़ी। ये कौन है? एन तो नहीं लगता, जूलिया ने कहा। ये एन का वही साथी है जिसे मुझसे मिलने और मेरे साथ काम करने का बेहद शौक था, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया कि ये रेहान है। हाँ तो मादाम शीतल काक, और मेरा मतलब है मादाम शीतल, आप सुनाएं, आपके मिजाज कैसे हैं? आपके बाल बच्चे सब ठीक है ना? इमरान ने मादाम शीतल की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, जो उसे अब खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे और रोहित और विक्रम का क्या हुआ? मादाम शीतल ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा उसीले लहजे में कहा। वही जो हर एजेंट का दूसरे एजेंट के हाथों अंजाम होता है, वो दोनों इस दुनिया में नहीं, इसलिए तो उनकी जगह हमने ले ली ताकि आप तन्हाई का शिकार ना हो सकें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुमने उन्हें हलाक कर दिया, मादाम शीतल ने कहा। अंजाम तक पहुँचाने का यही मतलब होता है मोहतरमा हैरत ज़दा खातून, इमरान ने कहा। क्या चाहते हो अब? मादाम शीतल ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। सीधी सी बात है, हम टॉप सेक्शन के हेडक्वार्टर पहुंचना चाहते हैं, सो हम पहुंच गए। अब हम अगली मंजिल स्पेशल एजेंसी का हेडक्वार्टर है, इमरान ने कहा। यहाँ तक तो तुम पहुंच गए हो, लेकिन स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी रूहें भी वहाँ नहीं पहुँच सकेंगी, मादाम शीतल ने होंठ चबाड़ सकोड़ते हुए कहा।
इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो पैरों के पास रेंगते हुए सुरख कैंचुओं को गौर से देखने लगा। रेड पांगर्स, ये तो रेड पांगर्स है। इमरान ने फर्श पर रेंगते हुए सुरख कैंचुओं की तरफ देखते हुए चौंक कर कहा। हाँ शीतल, उन्हें मुझ पर आजमाना चाहती थी। उसका ख्याल था कि ये मेरे जिस्म पर रेड पांगर्स डालेगी और जब रेड पांगर्स मेरा खून चूसते हुए मेरे गोश्त के अंदर उतरेंगे तो मेरी कुव्वत इरादी जवाब दे जाएगी और ये मुझसे जो पूछेगी मैं उसे बता दूंगी, जूलिया ने कहा। ये शायद तुमसे मेरे बारे में पूछना चाहती थी, इमरान ने कहा। हाँ, कैसे बचाया तुमने इनसे खुद को और ये सारी सिचुएशन कैसे बदल गई? इमरान ने चारों तरफ देखते हुए कहा तो जूलिया ने उसे सारी तफसील बता दी। ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया मादाम शीतल, अब ज़रा आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले, मुझे अपने साथियों से इशारों में कुछ बातें करनी है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे इशारे देख कर उनका कोई गलत मतलब निकालें। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, बस आप ज़रा मुँह फेर लें। इमरान ने मशीन पिस्टल का रुख उसकी जानिब करते हुए कहा। तो मादाम शीतल, जूलिया को इमरान के करीब देखकर न जाने क्या समझी कि उसने मुँह बनाते हुए दूसरी तरफ मुँह कर लिया। इमरान ने रेहान को इशारा किया तो रेहान ने असबात में सर हिलाया। फिर वो दबे कदमों मादाम शीतल की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मादाम शीतल को अपने हुक्म में किसी की मौजूदगी का एहसास होता, रेहान ने अचानक मशीन पिस्टल का दस्ता उसके सर के पिछले हिस्से पर मार दिया। मादाम शीतल के हलक से ज़ोरदार चीख निकली। उसने मुड़ने की कोशिश की लेकिन दूसरी तरफ ने उसे होशो हवास से बेगाना कर दिया और वो उलटकर गिरती चली गई। अब उसे इसी राज वाली कुर्सी पर जकड़ दो, इमरान ने कहा। तो रेहान ने मशीन पिस्टल अपनी जेब में डाला और फिर उसने मादाम शीतल को उठाकर उसी कुर्सी पर बिठा दिया जिस पर जूलिया पहले जकड़ी हुई थी। रेहान मादाम शीतल को कुर्सी पर बिठाकर कुर्सी के ऊपर में आया तो उसे वहाँ चंद बटन लगे दिखाई दिए। रेहान ने एक बटन प्रेस किया तो मादाम शीतल के जिस्म के गिर्द राड्स फैलते चले गए और मादाम शीतल राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ी दिखाई दी। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जूलिया ने पूछा तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। रोहित और विक्रम के रूप में हेडक्वार्टर में दाखिल होना हमारे लिए कुछ मुश्किल ना था। जहाँ आते ही हमें पता चला कि मादाम शीतल तहखाने में है और तुम पर तशद्दुद करने के लिए तुम्हारी ज़ुबान खुलवाने की कोशिश कर रही है, तो हम फ़ौरन यहाँ आ गए। तुम इसी कैप्सूल की वजह से यहाँ पहुँचे हो जो नाटरा ने मुझे निकलने के लिए दिया था और जिसमें DSM डिवाइस लगी हुई थी, जूलिया ने कहा। जाहिर है उसी डिवाइस की वजह से काम बना, वरना रोहित और विक्रम जैसे एजेंटों ने तो कुछ ना बताने की कसम खाई हुई थी, इमरान ने कहा। और फिर वो तेज़ी से मादाम शीतल की तरफ बढ़ा और उसने बेहोश पड़ी हुई मादाम शीतल का मुंह खोला और उसके खुले हुए मुंह में उंगलियां डालने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जूलिया ने उसके करीब आकर कहा। इमरान ने उसके दांतों को टटोला, फिर एक खुली डार्ट से उसने एक छोटा सा कैप्सूल निकाल लिया। कैप्सूल में हल्के सब्ज़ रंग का महलूल भरा हुआ था, साइनाइड जहर से भरा हुआ कैप्सूल। जूलिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हाँ, टॉप एजेंटों ने अपने दांतों में साइनाइड से भरे कैप्सूल छिपाए हुए हैं ताकि अगर ये कहीं फंस जाएं और उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता ना हो तो किसी के सामने ज़ुबान खोलने और तशद्दुद से बचने के लिए उसे चिबा कर आसान मौत मर सके, इमरान ने कहा। तो तुमने उसे इसलिए बेहोश कराया था ताकि ये कैप्सूल ना चबा सके, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, अब जब तुम उसे होश में लाओ तब तक मैं 2-4 रेड पांगर्स जमा करता हूँ, इमरान ने कहा और उस तरफ बढ़ गया जहाँ फर्श पर रेड पांगर्स रेंग रहे थे। इमरान ने जार का एक बड़ा सा टूटा हुआ टुकड़ा उठा लिया, उसमें 3-4 केंचुए थे। इमरान ने टुकड़े को उठाकर मुड़ा और वापस मादाम शीतल की तरफ आ गया। उसके हाथों में रेड पांगर्स देखकर जूलिया समझ गई कि इमरान क्या करना चाहता है। वो फ़ौरन मादाम शीतल के हुक्म में आकर उसने मादाम शीतल के मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसका नाक पकड़ लिया। मादाम शीतल का दम घुटा तो चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसके जिस्म में हरकत पैदा होते देखकर जूलिया ने फ़ौरन उसके नाक और मुंह से हाथ हटा लिए। मादाम शीतल के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और उसने यकलख आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो राज वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई है।